जुलाई का महीना था। एक छोटा सा, बिल्कुल डब्बे जैसा कमरा, जिसमें पीली दीवारें थीं। एक 23 साल का लड़का अपने कोट के अंदर एक कुल्हाड़ी, एक एक्स छुपाकर सड़क पर चल रहा था। वो पागल नहीं था, उसने कोई नशा नहीं किया था। उसने उस मर्डर की पूरी प्लानिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह की थी। उसका मानना था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आम लोग और दूसरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, बिना किसी गिल्ट के। उस दिन उसने उस औरत के सर पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन उसने किसी औरत को नहीं मारा। उसने अपनी खुद की ह्यूमन लिमिट को टेस्ट किया। और वहीं से शुरू हुई इंसानी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल सच्चाई, जो आज भी हमारे दिमाग में छुपी है। सोच के देखो, 1866 का सेंट पीटर्सबर्ग शहर। ये वो रोमांटिक यूरोप नहीं था जो हम मूवीज में देखते हैं। ये गर्मी से उबलता हुआ बदबूदार शहर था। गलियों में कचरा था, शराब खानों से निकलती हुई अजीब सी स्मेल हवा में तैरती रहती थी। गरीबी इतनी थी कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते थे। इस धरती पर, इस क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल में, रास्कोल्निकोव नाम का एक लॉ स्टूडेंट रहता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। वो पूरे दिन अपने उस पीले कमरे में सीलिंग को देखता रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल रुक चुकी थी। बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। नए अजीब आइडियाज पनप रहे थे। रैशनलिज्म, निहिलिज्म। लोग कह रहे थे कि भगवान मर चुका है और अब इंसान ही अपना भगवान खुद है। और रास्कोल्निकोव के दिमाग में एक ऐसा ही नवा थॉट एक कीड़ा बनकर घुस गया। उसने एक आर्टिकल लिखा था। उसका मानना था कि हिस्ट्री में जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे नेपोलियन, उन्होंने हजारों लोगों का खून बहाया। लेकिन क्या उन्हें कभी फेल किया गया? नहीं। उनके स्टैचूज बनाए गए, उन्हें हीरो माना गया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद बड़ा था। रास्कोल्निकोव ने सोचा, अगर मैं एक यूजलेस लालची औरत को मार दूं जो दूसरों का खून चूसती है, और उसके पैसों से कोई बड़ा काम करूं, तो क्या मैं भी नेपोलियन नहीं बन जाऊंगा? उसको लगा कि मॉरल रूल्स सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, जो आम भेड़ बकरियां होती हैं। एक सच्चा लीडर अपने रूल्स खुद बनाता है। उसने खुद को टेस्ट करने का फैसला किया। क्या वो सिर्फ एक कीड़ा है या एक देवता? और इस एक सवाल ने उसे उस अंधेरी सीढ़ियों पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां वो अपनी लैंडलॉर्ड एलियोना इवानोवना के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। दरवाज़ा खुलता है। वो बूढ़ी औरत उसे शक की नज़र से देखती है। रास्कोल्निकोव उसे एक सिल्वर का सिगरेट केस दिखाता है। जैसे ही औरत उस केस को खोलने के लिए अपना सर झुकाती है, रास्कोल्निकोव अपने कोट से वो कुल्हाड़ी निकालता है और पीछे से उसके सर पर दे मारता है। एक बार, दो बार। खून धरती पर गिरता है। लेकिन रुको, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जैसे ही वो मर्डर करता है, उसकी सारी कैलकुलेशन, उसका सारा फिलॉसफी एक सेकंड में धुआं हो जाता है। वो डर से कांपने लगता है, उसके हाथ से चीज़ें गिरने लगती हैं। अचानक उस औरत की बहन लिज़ावेता कमरे में आ जाती है। लिज़ावेता बिल्कुल मासूम थी। उसने रास्कोल्निकोव का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन रास्कोल्निकोव अब एक ऐसी आग में कूद चुका था जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। वो लिज़ावेता को भी मार देता है। खून, बहुत सारा खून। वो किसी तरह वहां से भागता है, अपने कमरे में आता है और बेड पर गिर जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो असली मास्टर क्लास जो फ्योडोर दोस्टोएव्स्की ने इस दुनिया को दी। द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट। हम सोचते हैं कि पनिशमेंट यानी सज़ा तब मिलती है जब पुलिस आपको पकड़ती है, जब जज अपना ऑर्डर सुनाता है। लेकिन दोस्टोएव्स्की हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे। असली पनिशमेंट मर्डर होने के अगले ही सेकंड शुरू हो गई थी। रास्कोल्निकोव का दिमाग, उसका खुद का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे नींद नहीं आती थी। वो अचानक सड़क पर चलते चलते किसी से भी बात करने लगता था। उसे लगता था कि उसके कपड़ों पर खून का दाग रह गया है। उसका फिजिकल शरीर बीमार पड़ने लगा। उसे तेज बुखार आ गया। दोस्टोएव्स्की ने 1866 में लिख दिया था कि तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी बॉडी के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है।
तुम अपने दिमाग से कितनी भी लॉजिकल प्लानिंग कर लो, तुम्हारा इनर कॉन्शियस, तुम्हारी रूह कभी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करती। रास्कोल्निकोव को पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो खुद अपने अंदर के डर और गिल्ट से टूटने लगा। इसके बाद रास्कोल्निकोव को अजीब और खतरनाक सपने आने शुरू होते हैं। दोस्टोएव्स्की हमें उसकी दिमाग की गहराई में ले जाते हैं। एक सपने में वो देखता है कि एक कमजोर से घोड़े को कुछ लोग बेरहमी से मार रहे हैं। छोटे बच्चे के रूप में रास्कोल्निकोव उस घोड़े के गले लगकर रोता है। ये सपना क्या था? ये उसकी आत्मा थी, जो उसकी उस कोल्ड और कैलकुलेटिंग इंटेलेक्ट के खिलाफ बगावत कर रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि मरना जस्टिफाइड है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चोट को फिजिकली महसूस कर रहा था। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो कभी लॉजिकल कैलकुलेशंस में पूरी नहीं पड़ती। तुम स्प्रेडशीट पर एक इंसान की वैल्यू 0 लिख सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा हाथ एक्चुअली में आगे बढ़ता है तो तुम्हारी पूरे वजूद में कम भी छूट जाती है। एक ऐसी आग लग जाती है जिसे कोई लॉजिक बुझा नहीं सकता। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो लिटरेचर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक है, पोर्फिरी पेट्रोविच। वो एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन वो फोरेंसिक साइंस या फिजिकल एविडेंस पर काम नहीं करता था। वो ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलता था। पोर्फिरी को पता था कि रास्कोल्निकोव ने मर्डर किया है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने रास्कोल्निकोव को अरेस्ट नहीं किया। उसने रास्कोल्निकोव को एक कप चाय पर बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ वो लड़का जिसने अभी अभी 2 लोगों का खून किया है और अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करना चाहता है। दूसरी तरफ एक रिलैक्स्ड, मुस्कुराता हुआ इन्वेस्टिगेटर जो दिमाग के हर कोने को पढ़ना जानता है। पोर्फिरी उससे उसके उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन वाले आर्टिकल के बारे में बात करता है। वो रास्कोल्निकोव की ईगो को मसाज करता है। वो कहता है, भाई, जो नए नए आइडियाज़ होते हैं ना, वो हर किसी को समझ नहीं आते। आपने क्या कमाल की थ्योरी लिखी है कि महान लोग खून कर सकते हैं। अच्छा, वैसे क्या आप खुद को उन महान लोगों में गिनते हैं? ये एक जाल था। पोर्फिरी फिजिकल जेल का यूज़ नहीं कर रहा था। वो जानता था कि रास्कोल्निकोव की एंग्जाइटी ही उसकी जेल बन चुकी थी। पोर्फिरी ने उसे बिल्कुल खुला छोड़ दिया, एक डॉग की तरह जिसके गले में एक लंबी रस्सी बंधी हो। उसे लगता है वो आज़ाद है, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा पोर्फिरी के हाथ में था। पोर्फिरी समझ गया था कि एक इंसान जिसने गिल्ट अपने अंदर दबा रखा हो, वो अकेलेपन का बोझ उठा ही नहीं सकता। उसे खुद आकर कन्फेस करना पड़ेगा, अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा। सोच के देखो, ये कितना टेरिफाइंग है। हम सब किसी न किसी लेवल पर अपना एक सीक्रेट छुपाते हैं, कोई छोटा सा झूठ, कोई छोटी सी चोरी, और जब तक वो सीक्रेट बाहर नहीं आता, हम हर दरवाजे की आहट पर डर जाते हैं। रास्कोल्निकोव का ईगो उसे कह रहा था कि मैं महान हूँ, लेकिन उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि मैं एक कातिल हूँ। उसकी उस जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद तब आती है जब वो सोनिया से मिलता है। सोनिया, एक ऐसी लड़की जिसने अपने भूखे परिवार को खिलाने के लिए अपना शरीर बेच दिया था। सोसाइटी के हिसाब से वो एक पापी थी, लेकिन दोस्टोएव्स्की हमें दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे प्योर दिल उसी लड़की का था। जब वो सोनिया के कमरे में बैठा था, वहां बस एक मोमबत्ती जल रही थी। 2 टूटे हुए इंसान, एक कातिल और एक बदनाम औरत, और उस डिमली लिट पीले कमरे में सोनिया उसे बाइबल से लैज़रस को जिंदा करने की कहानी पढ़कर सुनाती है। दोस्टोएव्स्की यहाँ क्लियर मैसेज देते हैं कि चाहे तुम कितना भी नीचे गिर चुके हो, चाहे तुम्हारा मर्डर का गुनाह ही क्यों ना हो, स्पिरिचुअल रेजरेक्शन हमेशा पॉसिबल है, लेकिन उसकी कीमत है एब्सोल्यूट सरेंडर। तुम्हें अपने ईगो को तोड़ना ही पड़ेगा। जब रास्कोल्निकोव फाइनली टूट जाता है और सोनिया के सामने कन्फेस करता है कि उसने मर्डर किया है, तो सोनिया उसे जज नहीं करती, वो पुलिस नहीं बुलाती, वो डर के भागती नहीं है। वो रास्कोल्निकोव को गले लगाती है और रोने लगती है। वो रास्कोल्निकोव को कहती है कि तुमने अपनी आत्मा को मार दिया है। जाओ, सड़क के बीच में खड़े हो जाओ, उस धरती को चूमो जिसे तुमने गंदा किया है, और पूरी दुनिया के सामने चिल्लाओ कि मैं कातिल हूँ। क्योंकि प्योरिफिकेशन, शुद्धि, सिर्फ सच बोलने से आती है। ये किताब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये हमारे मॉडर्न समाज के ईगो का सबसे बड़ा मिरर है। आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोग रैशनलिज्म के नाम पर, प्रैग्मेटिज्म के नाम पर किसी को भी धोखा दे देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, रिश्तों में
हम खुद को जस्टिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि बिजनेस में सब चलता है, मुझे आगे बढ़ना था इसीलिए मैंने उसको गिरा दिया, मेरा रीजन बड़ा था। लेकिन दोस्टोएव्स्की एक बहुत खतरनाक आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन तुम अपने उस डीप कॉन्शियंस को, उस इनर वॉइस को कभी म्यूट नहीं कर सकते। रास्कोल्निकोव को लगता था कि मोरालिटी बस एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक बनावटी रूल है। लेकिन उसे समझ आया कि मोरालिटी यूनिवर्स का वैसे ही एक लॉ है जैसे ग्रेविटी। अगर तुम किसी बिल्डिंग से कूदोगे तो फिजिकल हड्डी टूटेगी, और अगर तुम किसी मासूम का नुकसान करोगे तो आत्मा टूटेगी, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें खा जाएगा। पनिशमेंट बाहर से नहीं आती, पनिशमेंट हम खुद अपने अंदर क्रिएट करते हैं। हमारी एंग्जाइटी, हमारी ओवरथिंकिंग, हमारी स्लीपलेस नाइट्स, क्या ये सब हमारी